तो आइए आज हम लोग चर्चा करें समय के ढेर पर। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी पाठ संचयन से। ये समय के ढेर पर सबसे पहले हम लोग इसके शीर्षक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें इसके बारे में। इसका प्रसंग जो है, ऐसा शीर्षक देने के पीछे प्रसंग क्या है? प्रसंग का मतलब होता है मतलब किस बात पर, किस बुनियाद पर ऐसा शीर्षक दिया गया। शीर्षक यानी कि टाइटल। तो ऐसा शीर्षक देने के पीछे वजह ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 में स्टार्ट हुआ, 44 में ख़त्म हुआ, 1939 से शुरू और 1944 तक ख़त्म हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरे संसार में व्याप्त था एक भय, एक डर, आतंक। पूरे संसार का समय थम सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब फिर से वो पहले वाली परिस्थिति आएगी नहीं। खेतों में खेती खलिहानी का काम रुक गया था, फसल की उपज रुक गई और लोगों के बीच में जो व्यापार था वो ठप हो गया। जो आर्थिक व्यापार होता है जिसके ज़रिए अर्थ कमाया जाता है वो व्यापार बंद हो गया। बेरोजगारी छा गई, गरीबी छा गई, लोगों के अंदर रचनात्मक गतिविधियां रुक गई, इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों में क्रिएटिविटी खत्म सी हो गई थी। क्रिएटिविटी कहाँ से जन्म लेता है? रचनात्मक आपके अंदर जो गुण है, वो शक्ति वो कहाँ से आती है? दिमाग से आती है। दिमाग एक बार में एक ही चीज़ सोचता है। अगर आपका दिमाग आतंकित है, भयभीत है, इस बात में पड़ा हुआ है, इस सोच में पड़ा हुआ है कि भविष्य में मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, खाऊँगा कि नहीं। एक कैंसर पेशेंट से ब्रेन ट्यूमर जिसको हुआ है, उस पेशेंट को अगर हम लोग बोलेंगे पोएट्री लिखो, लिख पाएगा? दिन रात दिमाग में उसके ये सोच रहा होगा कि मैं अब अपने परिवार से दूर होने वाला हूँ, अब मैं मर जाऊँगा, अब ये खूबसूरत दुनिया में दोबारा नहीं देख पाऊँगा। फिर क्या होगा? मेरा सारा गीता, रामायण, महाभारत धरा का धरा रह जाएगा। जितना ज्ञान पाया होगा ना, शक्ति पाई होगी, वो उस टाइम में काम नहीं करेगा। कहाँ से वो रचनात्मक कार्य करेगा? उसको लगेगा कि ये सारा का सारा जीवन मेरा व्यर्थ हो गया और ये सब जो समय है, वो मैंने जो बिताया, वो बर्बाद हो गया। मैं कोई रचनात्मक कार्य अब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, जिसको दुनिया याद रखे। तो ऐसी सोच थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। और उस समय में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी, इनका भी विचारधारा कुछ ऐसा ही हो गया था। इन्हें ऐसा लगने लगा था कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है और मेरे द्वारा बिताया गया जीवन एक कचरे का ढेर, वो समय मेरे द्वारा बिताया गया वो समय एक कचरे का ढेर सा हो गया है। इसीलिए यही प्रसंग है, इसी प्रसंग पर यह कविता लिखी गई है। बहुत ही निराशाजनक सोच व्यक्त किया है कवि ने कविता की शुरुआत से। अंत में जाकर फिर से उनके अंदर आशा का सृजन होता है, आशा फिर से उनके अंदर पनपती है, फिर से निर्माण होता है आशा का। लेकिन शुरुआती समय में कविता के बहुत ही निराशा व्यक्त कर रहे हैं। लेखक का परिचय भी हम लोग थोड़ा जान लें। 1918 में इनका जन्म हुआ और 1975 में इनकी मृत्यु हुई। 1975, 1918, 1918 में जन्म और 1975 में, कुछ किताबों में 1919 उनका बर्थ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो नई कविता के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता मतलब सप्त कवि उनको कहा जाता है। तार सप्तक, भाई जो कोई छंद या मात्रा या यूं कहिए कि लय का ध्यान न देते हुए अपनी बात को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कवि हैं वो। अब देखिए, इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना इत्यादि। अब कविता पर आए हम लोग। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। देख रहे हो ना, कविता कुछ इस शैली में लिखा गया है जैसे किसी लय का ध्यान नहीं रखा गया है। लग रहा है जैसे कोई कहानी कही जा रही है। इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्ड्स के रूप में लिखा गया है। कोई लय नहीं है, कोई छंदात्मक शैली का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन
बात जो है बड़ी गंभीरतापूर्वक बताई गई है, बड़ा गंभीर भावना है। तो व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में। कवि कहते हैं इतना वर्ष जो मैं जिया, यानी उनका जो कोई भी उम्र रहा होगा, 30 का उम्र या 35 का उम्र, जिस उम्र पर उन्होंने ये कविता लिखी होगी, कहते हैं व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में। क्यों भाई व्यर्थ गया? जब तक मनुष्य के जीवन में, पढ़े लिखे इंसान के जीवन में कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता है, और उस इंसान का चेतना जब तक इस बात की मंजूरी नहीं देता है कि मैंने जीवन में कुछ रचनात्मक किया, तब तक उसको लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। ठीक है ना? तो जब तक कुछ आप रचनात्मक नहीं करेंगे, क्रिएटिव काम नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या लगेगा कि आपका जीवन व्यर्थ है। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रचनात्मक क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। भाई कमाना और खाना, परिवार चलाना और बुढ़ापे में बीमार होना और मर जाना, ये उनका जीवन का पद्धति है। तो कई लोग इसी में खुश हैं। लेकिन जो जागरूक विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना ये है कि जब तक हम कुछ रचनात्मक नहीं करेंगे, हमारा जीवन व्यर्थ है। कभी-कभी ऐसा लगता है, सिर्फ असमर्थता का ढेर-ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। असमर्थता इंग्लिश में जिसे कहते हैं इनकैपेबिलिटी, ठीक है ना? लैक ऑफ कैपेसिटी, यानी कि मैं अपने इतने वर्षों के जीवन में आज तक असमर्थ हूँ। क्या करने में असमर्थ हूँ? कुछ रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ। अभी तक कुछ रचनात्मक महान कार्य नहीं कर पाया, उसमें मैं असमर्थ हूँ। इसीलिए कभी को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। असमर्थता का ढेर-ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ है। मेरा पूरा जीवन के अंदर मैंने अब तक जो किया है, उसे कवि क्या कहते हैं? कूड़ा। मेरे जीवन का समय जो मैंने अनमोल समय बर्बाद किया है, वो कूड़ा। कूड़ा है, क्योंकि कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है? राजनैतिक विध्वंसता। पूरे संसार में भय, आतंक, राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल चारों तरफ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में कोई कैसे रचनात्मक कार्य करेगा? खाने-पीने का ठीक नहीं होगा और आप क्रिएटिविटी में लगोगे? क्रिएटिव कौन होते हैं? जिनका पेट भरा रहता है ना? जो लेखक हैं, जो कवि हैं, कौन होते हैं भाई? अक्सर ये लोग रईस लोग होते हैं, अक्सर रईस होते हैं। क्योंकि भाई एक तरफ उनको नहीं सोचना है कि कमाएँ कैसे? इसीलिए उनके पास बहुत सारा समय होता है रचनात्मक कार्य करने के लिए, ठीक है ना? तो कवि का ये भावना है कि मेरा जीवन असमर्थ गया, क्यों? समझ में आ रहा है असमर्थ क्यों गया? क्योंकि अब तक मैंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, राजनैतिक उथल-पुथल की वजह से और इस भयभीत और आतंकित माहौल की वजह से। समय जो मेरा गया वो सब कूड़े का ढेर लग रहा है, कचरे का ढेर। अधूरा रुका है वक़्त और यह देह सिर्फ़ आधी साँस लेती है। अधूरा रुका है वक़्त, वॉर के माहौल में, लड़ाई के माहौल में, आतंक के माहौल में ऐसा नहीं लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है? थोड़ी देर पहले हम लोग कोरोना से गुज़रे हैं, ठीक है ना? और पुराने ज़माने में हैजा आ जाता था, ठीक है ना? हैजा की बीमारी, लोग उल्टियाँ और दस्त करते-करते मर जाते थे। एक नहीं, गाँव नहीं, पूरा का पूरा शहर, हज़ारों-हज़ारों लोग लाइन से, एक-एक घर से रोज़ 2-2 3-3 लाशें निकल रही हैं। ऐसा-ऐसा वक़्त गया है भारतवर्ष में, संसार में भी। कोरोना में भी तुमने देखा, लाइन लग गया था, लग रहा था कि अब वो दिन आएगा ही नहीं। हम लोग नॉर्मल स्कूल जा ही नहीं पाएँगे, कॉलेज जा ही नहीं पाएँगे, क्लासेस चलेंगे ही नहीं, बाज़ार खुलेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। लग रहा था समय थम सा गया है, रुक गया है, ना आगे बढ़ रहा है और पीछे तो जा नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अधूरा रुका है वक़्त और यह देह सिर्फ़ आधी साँस लेती है। देह आधी साँस लेती है, पूरी साँस नहीं लेती है, तात्पर्य? भई पूरी तो तब लगेगी ना, लेगी? देह जब पूरी साँस तब लेगी, तात्पर्य? पूरी लेने का तात्पर्य? जब हम कुछ जीवन में मनोरंजन कर पाएँगे, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बाँट पाएँगे, कुछ रचनात्मक कार्य कर पाएँगे, जीवन में उन्नति कर पाएँगे, रईसी की तरफ बढ़ेंगे, पदोन्नति की तरफ बढ़ेंगे, तब तो लगेगा ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तब लगेगा कि हमारी देह पूरी साँस ले रही है, वरना क्या लगेगा? आधी साँस, पड़े हुए हैं जैसे के तैसे एक कमरे के अंदर बंद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी लोगों का ऐसा ही माहौल था, लोगों के अंदर ऐसी ही भावना पैदा हो गई थी। सोचो ना पूरा संसार लड़ बैठा था, एटॉमिक पावर यूज़ हो रहे थे, परमाणु परमाणु बॉम्ब। अब सोचो जब अमेरिका गिराया होगा जापान पर बम, तो उसके बाद जितने भी देश हैं सब काँप गए होंगे, सबको लगा होगा कि कहीं वही दुर्दशा हमारी भी ना हो जाए, ये अमेरिका वाले हमारा भी कहीं ऐसा ही ना हाल कर दें, जो भी उनके विपक्ष में रहे होंगे, दुश्मन रहे होंगे। अब ऐसे में क्रिएटिविटी आएगा दिमाग में? ख़ास करके वो लोग, जो लोग ज़िंदगी के जद्दोजहद में पड़े हुए हैं।
कमाने खाने के चक्कर में। आगे, हर सेकंड को टोक टोक कर जोर से डंक मारती है बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां। हर सेकंड को टोक टोक कर, सेकंड प्रतीक होता है समय का, सेकंड यानी पल, एक सेकंड एक पल, 2 सेकंड 2 पल, 3 सेकंड 3 पल, सेकंड की सुई चलते रहती है, यानी समय लगातार चलता जा रहा है। समय नहीं रुका है, लगता है समय थम गया है, लेकिन समय रुका है क्या? सिर्फ लगता है। हमें तुम्हें लगता है कि अभी कोरोना है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हमें और तुम्हें लग रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, अभी समय है, लेकिन एक-एक पल बीत रहा है। थोड़ी देर के लिए अगर शांत हो जाओगे तो उस घड़ी की सुई की आवाज़ सुनाई देगी। सुनाई दे रहा है ना? इस टक-टक की आवाज़ से, ये एक-एक पल जो जा रहा है वो फिर लौटेगा नहीं, ये गया। तो हर एक सेकंड को टोक कर ज़ोर से डंक मारती है। जैसे ही एक-एक सेकंड को टोकती है ये सुई, टोक रही है, देखो 1 सेकंड गया, फिर दूसरा सेकंड गया, तीसरा गया, तुरंत ये टोकती है, समझाती है, डंक मारती है। डंक मारने का तात्पर्य मुझे चोट सी लगती है, मुझे बहुत घायल कर जाता है ये समय, गुज़रता हुआ समय। जो कल था, मतलब जो आज है, वो कल नहीं रहेगा समय। जो परसों का है, वो कल आ जाएगा समय। एक-एक दिन हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चोट पहुँचा रहा है कौन? समय। और इस समय को चोट पहुँचाने लायक बना कौन रहा है? ये सेकंड की सुई। टोक-टोक कर चल रही है। देखो, देखो, गया, यूँ, एक और गया, ऐसे। बड़ी-बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ। ये घड़ियाँ बड़ी-बड़ी सुइयों वाली। भाई 3 सुइयाँ होती हैं ना, एक छोटी वाली घंटे की, मिडल वाली थोड़ी मोटी होती है वो मिनट की, और पतली वाली जो लंबी होती है सबसे स्लिम मॉडल होती है वो क्या है? सेकंड वाली। निहाई पर चलते हुए निहाई पर चलते हुए, जैसे निहाई क्या होता है? तो एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर लोहार जो होता है ना, कोई लोहे का गरम इंस्ट्रूमेंट रख के उसको पीट-पीट के या तो नुकीला बनाता है या शेप देता है, चौड़ा बनाता है, चपटा बनाता है, उसको बोलते हैं निहाई। बड़ा चौड़ा-सा लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं निहाई। तो निहाई पे जैसे पीटा जाता है ना किसी को, ऐसे ही मुझे अनुभव होता है कि मुझे भी निहाई पे रख दिया गया है और समय की ये जो घड़ी है, सुई, वो हमें चोट कर रही है, हमें चोट पहुँचा रही है निहाई पे रख के। चकता बना दे रही है हमको एकदम मार-मार के, तोड़ डाल रही है, घायल कर दे रही है। रक्त बूँदों के रिबन, रक्त बूँदों के रिबन का तात्पर्य भई जैसे चोट खाने के बाद मेरे अंदर से जो मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर से रक्त निकल रहा है, बूँद-बूँद करके रक्त निकल रहा है चोट खाने के बाद। कौन चोट पहुँचा रहा है? समय। कैसे? किसके साथ तुलना किया गया है? जैसे निहाई पर रख के किसी चीज़ को पीटा जाता है, मुझे भी निहाई के ऊपर मान लिया है मैंने कि ये समय हमें पीट रहा है और खून की धारा मेरी बह रही है। हर बूँद पर पड़ता है पलों का हथौड़ा। हर बूँद पर मतलब मेरे रक्त के हर बूँद पर, मेरे रक्त के हर बूँद पे ये एहसास दिलाता है समय का हथौड़ा। ये समय का जो डंडा है, हथौड़ा है, वो मेरे एक-एक बूँद को एहसास दिलाता है। टन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट। और जैसे ही तुमने देखा होगा कि घड़ी 1 घंटा घूम लेती है, ऐसे ही आवाज़ आती है, टन आवाज़ आता है ना, अलार्म बजता है, 1 घंटा पूरा हो गया। टन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट। तो ये पूरे स्टैन्ज़ा में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवि, कि समय बड़ा बलवान है और वो लगातार प्रगति करते रहता है, कभी नहीं रुकता है। समय आगे की ओर जाता है, हमें ऐसा लगता है कि थम गया है, लेकिन समय रुकता नहीं है, समय चलता जाता है। कुचल जाता है एक और मिनट, जैसे टन की आवाज़ होती है, एक और मिनट खत्म, दूसरे पल एक और मिनट खत्म, और एक जैसे खत्म होता है हम लोग वैसे-वैसे मृत्यु की तरफ बढ़ते जाते हैं और रचनात्मक कार्य कुछ हो नहीं रहा है। ज़िंदगी में कुछ महान बना नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, प्रगतिशील बना नहीं पा रहे हैं। ना तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, ना तो राजनैतिक व्यवस्था ठीक हो रही है। मुझे डर लगता है हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से। अपने डर को व्यक्त कर रहे हैं कवि। देखा ही आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में कैसे बता रहे हैं कि कैसे हमको ये चोट पहुँचाता है निहाई पे रख के, और एक-एक मिनट बीतता है तो लगता है मैं मृत्यु के करीब आ गया। डर लगता है इस घड़ी की आवाज़ से, तेज़ घड़ी की आवाज़ से। सन्नाटे में 1 सेकंड और बिन चीखे मरता है। मेरे जीवन में सन्नाटा है और उस सन्नाटे में एक और सेकंड चीखता हुआ मर जाता है,
1 सेकंड के मर जाने का तात्पर्य मेरे जीवन का भी वो पल मर गया। अब वो और जीवित नहीं होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मृत्यु की ओर। ऐसे ही धीरे, धीरे, धीरे हमारे जीवन में अंत आ जाएगा, मृत्यु करीब आ जाएगी। तो मुझे लगता है एक और वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक